ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये तो टेक्निकल नेम्स हैं। कोई नॉन टेक्निकल बंदा होगा उसे कैसे पता चलेगा ये क्या है। बताया था मैंने, क्या होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर? ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारे जावा को ट्रांसलेट करेंगे। किसमें? नेटिव कोड में। नेटिव लैंग्वेज है आपके कंप्यूटर की, हमारी भी एक नेटिव लैंग्वेज है हिंदी। वैसे इस कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो कौन सी है? बाइनरी। कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी। ये बाइनरी में वर्क करता है। तो कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देंगे तभी तो ये कोई प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है। आपको पता ही होगा, कंप्यूटर को हम कुछ इनपुट देते हैं देन वो हमें कुछ आउटपुट देता है। ऐसा ही तो एक डिवाइस है ये। ठीक। बेसिकली हम जो पढ़ने आए हैं यहाँ पे जावा, क्यों पढ़ने आए? क्योंकि सर हमको डेवलपमेंट करना है, हमको हमारे अकॉर्डिंग कुछ एप्लीकेशंस बनाने हैं। राइट। अब किसी से कुछ काम करवाना हो, जैसे अब हमें इससे काम करवाना है, इससे क्या करना है? इससे बोलना है एक वेब एप्लीकेशन बना दो, इससे बोलना है एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना दो, इससे बोलना है एक एपीआई बना दो। मतलब वो जो भी डेवलपमेंट करवाना है वो किससे? कंप्यूटर से। मैं आपसे भी कह सकता हूँ ना, जैसे आप जो बना सकते हो वो प्रोजेक्ट अगर आपको बनाने को दिया जाए, सपोज मैं आपसे बोलूँ मैगी कुक कर दो, तो आती होगी आपको मैगी, तो कुक कर दोगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम ही सुना है मैगी वर्ड, तो कर दोगे क्या कुक? नहीं। तो क्या स्ट्रेटेजी होगी उस प्रोजेक्ट को बनाने की? सर हमें मैगी बनाना नहीं आता, अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप हमें गाइड कर दीजिए, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए हमारी लैंग्वेज में, हम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके मैगी कुक कर देंगे, वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। अच्छा, ये तो बढ़िया है। लेकिन वहां पे क्या वो जो दो बंदे हैं जिसको मैगी चाहिए था और जो मैगी बनाएगा, वो दोनों बंदों की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मैं कहता हूँ डिफरेंट है। आपको हिंदी आती है और मुझे मैगी बनवानी है, मुझे चाइनीज आती है। तो मैं चाइनीज में कुछ भी बोलूंगा, क्या आप मैगी कुक कर दोगे? क्या वो एक भी इंस्ट्रक्शन आप ले पाओगे? सर हम नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाएंगे? उसका प्रॉपर रीजन है। सर लैंग्वेज बैरियर। कौन सा बैरियर? लैंग्वेज बैरियर। आप चाइनीज में बोल रहे हो, हमें नहीं समझ आ रहा। हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है? हिंदी। आपको हमसे काम करवाना है तो हमारी लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। वैसे ही कंप्यूटर से आपको कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो इसको इसकी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, देनी पड़ेगी। हाँ। अब इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन आप जावा में क्या लिखते हो? आपने सुना जावा में प्रोग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, कभी पढ़ा? प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम की डेफिनेशन आप पढ़ने जाओगे, सर्च करोगे तो बताएगा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम एक प्रोग्राम कहते हैं। और प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाएगा उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। समझ पा रहे? सिंपल है कि हमें एक एप्लीकेशन बनवाना है, उसके लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम कहेंगे और जिस लैंग्वेज में वो लिखा गया है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। सिंपल है। कोई कंफ्यूज है इस बात को लेकर? नहीं। अब वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है सर? हम तो यहाँ जावा में कोड लिख रहे होंगे, क्या जावा इसको समझ में आएगी कंप्यूटर को? सर नहीं। यहाँ पर भी वही बैरियर क्रिएट हो जाएगा कि कंप्यूटर कहेगा कि हमें जो लैंग्वेज समझ आती है वो है बाइनरी लैंग्वेज। कौन सा? बाइनरी। और आप कह रहे हो कि हम लिखेंगे जावा में कोड। जावा तो हाई लेवल है। जावा में कुछ भी लिखते हैं ना इंग्लिश बेस्ड होता है, पूरा सिंटैक्स इंग्लिश बेस्ड है। फंक्शन, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, कुछ भी बनाओगे, ये जितने भी कीवर्ड, जितनी भी लाइब्रेरी जावा देगा सब इंग्लिश में है। इंग्लिश हाई लेवल लैंग्वेज। जिस भी लैंग्वेज का सिंटैक्स इंग्लिश बेस्ड हो उन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल। लो लेवल क्या हुआ? बाइनरी लैंग्वेज। लो लेवल हम उसे कहेंगे जो सबसे क्लोज होती है हार्डवेयर के। मशीन के सबसे क्लोज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज। तो हमको हाई लेवल में कोड लिखना है, क्यों? क्योंकि बाइनरी में कोड लिखना इजी नहीं है, क्योंकि सब कुछ 0 1 में कैसे लिख देंगे? समझ रहे हो?
आपने शायद बाइनरी कन्वर्जन पढ़ा होगा, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा है, हेक्सा टू डेसिमल, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा था कॉलेज में, पढ़ा होगा, हेक्सा, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी पढ़ा था। हाँ, तो बाइनरी में कोड करना इतना इजी नहीं था, तो हमने ऐसी लैंग्वेजेस बनाई जो हाई लेवल थी, जिनमें कोड इंग्लिश में लिख सकते थे, फंक्शंस इंग्लिश में बना सकते थे। वो इजी था हमारे लिए। किसी भी बंदे को, किसी भी इंजीनियर को ऐसी प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत इजी है, क्योंकि वो इंग्लिश में है। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे तो फिर तो वो हाई लेवल हो गया ना। हाँ, हाई लेवल को फिर लो लेवल में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। मैंने कहा हाँ, मतलब जावा को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेटर्स लेकर आ गए। क्या लेकर आ गए? ट्रांसलेटर। और उन ट्रांसलेटर्स को ही टेक्निकली हम कहते हैं कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो मतलब जावा में तुम्हें कोड लिखना है अपनी मशीन पे, लिख लो, बट वो कोड चलेगा तब तक नहीं जब तक ट्रांसलेटर्स नहीं होंगे, क्योंकि मशीन को क्या चाहिए? उसका नेटिव लैंग्वेज क्या है? बाइनरी। तो उसको उसकी लैंग्वेज में कोड लिख कर दो ना। जैसे आपको अगर मैगी कुक करना है तो आप कह रहे हो सर हिंदी में अगर आप हमें समझाएंगे तो हम वो सारी इंस्ट्रक्शंस ले पाएंगे और मैगी बना दे। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूँ मुझे हिंदी आती नहीं, आप कह रहे हो मुझे चाइनीज नहीं आती, लैंग्वेज बैरियर आ गया, क्या प्रोजेक्ट बन पाएगा? नहीं। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या निकलेगा? एट दी एंड सर एक ट्रांसलेटर ही बिठाएंगे बीच में, जो एज अ मीडिएटर काम करेगा। मैं जो चाइनीज में बोलूंगा वो ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बता देगा। आपको कुछ क्वेरी पूछनी होगी तो हिंदी में पूछो किससे? उस ट्रांसलेटर से, वो मुझे चाइनीज में पता है। तो बीच में एक ट्रांसलेटर बिठा ले तो कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सकता है ना। बिल्कुल। वैसे ही जावा और आपके इस सिस्टम के बीच ट्रांसलेटर्स की जरूरत है, और अगर वो ट्रांसलेटर एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम में तो फिर जावा डेवलपमेंट पॉसिबल है। ठीक है, समझ पा रहे हो सब? तो हमको बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है कि सर सबसे पहले हमको वो ट्रांसलेटर लेकर आने पड़ेंगे। क्या लाना पड़ेगा? ट्रांसलेटर, जो जावा को मशीन रीडेबल में कन्वर्ट कर सके। हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जावा में, जावा को हम कंपाइल एंड रन करेंगे, जब तक एग्जीक्यूट करने पहुंचोगे उससे पहले कंपाइल और एग्जीक्यूशन दोनों प्रोसेस चलते हैं, तब रन होता है प्रोग्राम, है ना। तो जब कंपाइलर होगा तो ही कंपाइल हो सकता है जावा का। C++ जो कल मैं तुम्हें बता रहा था, मैंने कल बताया भी होगा कि C and C++ आर द कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। वहां सिर्फ कंपाइलर होता है, जावा में कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो एग्जीक्यूशन है ना वो डिफरेंट है जावा का। ठीक, कैसे है क्या है वो हम अभी देखने वाले हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने किसी न किसी प्रोग्रामिंग में तो कोड किया ही होगा, मोस्टली लोग हैं ऐसे जिन्होंने सी में, C++ में, जावा में एक दो प्रोग्राम तो बनाया ही है, बनाया है ना। इनपुट आउटपुट तो किया ही होगा, प्रिंटफ स्कैनर चलाया होगा सी में, C++ में सी इन सी आउट चलाया होगा, जावा में आपने प्रिंट एलएन या प्रिंट एफ फंक्शन कॉल किया होगा, यहाँ भी प्रिंट एफ फंक्शन होता है। कुछ भी किया है, अगर आपने एक प्रोग्राम भी बनाया तो आपको आइडिया होगा कि हम जो आईओ वाले ऑपरेशन कराते हैं ना, इनपुट आउटपुट वाले, उनको कराने के लिए कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस यूज कर रहे हैं जो हमें लैंग्वेज ही प्रोवाइड करती है। तो वो सारे फंक्शंस प्रीडिफाइंड है तो कहीं ना कहीं तो रखे होते होंगे, कहीं ना कहीं तो रखे होते होंगे। तो वो कहाँ रखे होते हैं ऐसा हमें ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फंक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे हमारे प्रोग्राम में तो कॉल भी नहीं होंगे। जब तक सी में stdio.h नहीं लिख लेते तब तक वो प्रिंटफ स्कैनफ काम नहीं करते। सी पढ़ा है कितने लोगों ने? थोड़ा बहुत पढ़ा है? सी यहाँ बताओ, पढ़ा है ना? तो देखा होगा कि भाई जब तक हैज इंक्लूड str डॉट एच नहीं लिख देते टॉप पे, तब तक वो प्रिंटफ स्कैनफ काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो लाइब्रेरी है सर, उसी के अंदर रखे हैं वो फंक्शन। वैसे ही जावा में आयो वाले फंक्शंस कहीं ना कहीं रखे होंगे किसी न किसी लाइब्रेरी के अंदर, वो सारी लाइब्रेरीज भी हमको चाहिए। तो उन्होंने कहा ये सारे ट्रांसलेटर्स, सारी लाइब्रेरीज, मतलब सारे डेवलपमेंट में जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी, सबको एक सॉफ्टवेयर के अंदर कंबाइन या बाइंड करके रख दिया गया। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है जेडीके। क्या नाम है? जेडीके। फुल फॉर्म बहुत मीनिंगफुल है इसका, जावा डेवलपमेंट किट। एक किट है
किट में तो रिलेटेड टूल्स ही होते हैं ना, किट तो किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो ये किस चीज की किट है, जावा डेवलपमेंट की किट है। तो जावा डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड सारे टूल्स इधर अवेलेबल होंगे, चाहे वो कंपाइलर हो, इंटरप्रेटर हो, जावा डॉक्यूमेंटेशन हो, डिबगर हो, या आपकी कोई भी क्लास लाइब्रेरी हो। जितनी भी लाइब्रेरीज होती है ना जावा में, सब कुछ इसी एप्लीकेशन के अंदर रखी होती है। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जेडीके को। इसको वन पे दिख रहा है ना जेडीके। जेडीके क्या है, जेडीके के अंदर सर दो चीजें दिख रही है, एक ये बॉक्स है जो जेआरई है, प्लस कुछ डेवलपमेंट टूल्स, यही ना, दो ही चीजें दिख रही, जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स। इधर क्या है, कंपाइलर है, डीबगर है, जावा डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है ना। प्लस जेआरई के अंदर क्या है, जेवीएम प्लस क्लास लाइब्रेरीज। ये वही लाइब्रेरीज है जिनकी अभी बात हो रही थी कि प्री डिफाइंड जितना भी कोड है वो सब कहाँ रखा होता है, जेआरई के अंदर। जेआरई कहाँ होता है, जेडीके के अंदर। एट दी एंड सब कुछ कहाँ रखा है, जेडीके के। सिंपल है फिर तो इसको समझना। तो जेडीके है क्या सर, एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम इस सॉफ्टवेयर, इस एप्लीकेशन को अपनी सिस्टम पे इंस्टॉल कर लेंगे, जावा का, जावा में कोड करना, जावा को एग्जीक्यूट करना, डेवलप करना स्टार्ट कर दो सीधे। तो जावा चलाना है अपने सिस्टम पे तो क्या चाहिए, जेडीके। क्या रिक्वायरमेंट है, समझ पा रहे हो। हाँ सर, ट्रांसलेटर्स चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, मतलब जावा डेवलपमेंट की सारे टूल्स चाहिए, तो वो जेडीके के अंदर ही होता है। ठीक है, सब लोग अपना अपना लैपटॉप लेकर आए। कितने लोग ऐसे हैं जिसके में जेडीके इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, एक दो, और तुम्हारे पे नहीं है, ठीक, बहुत है। तो कोई बात नहीं, तुम तीनों लोग क्या करोगे, इसको इंस्टॉल करोगे। मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, इंस्टॉल करना बहुत इजी है जेडीके। यहाँ पे जाके टाइप कर देना डाउनलोड जेडीके फॉर विंडोज, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो तुम्हारा, ठीक है। पहला लिंक ओपन होकर आएगा, ऑरिकल का वेबसाइट है, इसे ओपन कर लेना। ओपन करोगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा, लिनक्स है, मैक है, या विंडोज है। विंडोज हो तो विंडोज पे क्लिक करना है। X64 इंस्टॉलर आ रहा है ना जो बीच वाला लिंक, इस पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा, डबल टैप करके ओपन करना, नेक्स्ट 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 करते रहना, अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। बाद में क्लोज कर देना, इतना ही करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्रॉस चेक करना है। तो जिसको भी चेक करना है कि मेरे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल है या नहीं, तो आप CMD टाइप करना, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, और यहाँ लिखना जावा हाइफन वर्जन। तो जावा का जो भी वर्जन डाउनलोडेड होगा या इंस्टॉल्ड होगा वो बता देगा, नहीं होगा तो एरर आ जाएगा, जावा हाइफन वर्जन, है ना। अच्छा, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर और है जिसे आप इंस्टॉल करके रखेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है STS। ये एक आईडी है, जिसे डाउनलोड करके रख लो, आगे यूज करना सिखाऊंगा मैं। क्योंकि जावा डेवलपमेंट करना है, एप्लीकेशंस बनाते हैं स्प्रिंग बूट में, तो हम इसी पे बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहला वेबसाइट ओपन होकर आएगा स्प्रिंग टूल्स का। इसमें बोलेगा स्प्रिंग टूल्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, ये नहीं चाहिए, नीचे आके ये वाला डाउनलोड करना है, स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स। विंडोज है तो इस वाले पे क्लिक कर दोगे, डाउनलोड हो जाएगा। एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसको एक्सट्रैक्ट कर देना डायरेक्ट सी ड्राइव में, सी ड्राइव में, और कहीं नहीं। सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करके डाल दो बस, और कुछ नहीं करना तुमको। डाउनलोड करके बस एक्सट्रैक्ट करना है, इंस्टॉल नहीं करना होता इसको, वो फाइल ही इनफ होती है। कैसे फिर आगे यूज करना है वो मैं बताऊंगा, इतना करके रख लेना अभी के लिए। ये रिकॉर्ड भी हो गया है, जो भी मैं बता रहा हूँ आज या कल जो मैंने बताया, तो वो भी रिकॉर्डेड है, तो वो मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आराम से देख भी सकते हो दोबारा, अगर कभी भूल रहे हो तो तुम ये चीज है। बहुत अच्छे। तो सर जेडीके क्या है, चलो वो पढ़ा दो, आओ पढ़े। पहला, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टार्ट करते हैं यहां से। तो भाई जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट,
is a kit that provides the environment to develop and execute the Java program. इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? पढ़ो। अभी हमने यही सुना था कि जावा डेवलपमेंट करना है तो आपको चाहिए जेडीके। यही वो बंदा है जो आपको इन्वायरमेंट देगा जहां आप अपने प्रोग्राम को डेवलप एंड एग्जीक्यूट कर पाओगे। डेवलप करना मतलब कंपाइल करना, एग्जीक्यूट मतलब रन करना। कंपाइल करने के लिए कंपाइलर चाहिए, एग्जीक्यूट करने के लिए आपको इंटरप्रेटर चाहिए, दैट इज जेवीएम। जेवीएम ही है इंटरप्रेटर। और जेवीएम जब एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो प्रीडिफाइंड कुछ कोड तुम जरूर यूज कर रहे होते हो। वो सारी क्लास लाइब्रेरी तो यही है, वो भी कहाँ रखी है? जेआरई के अंदर ही। और जेआरई कहाँ है? जेडीके के अंदर। तो सारा इन्वायरमेंट मिल जाएगा ना तुमको। हाँ, कौन दे रहा है ऐसा? ये इन्वायरमेंट सर जेडीके प्रोवाइड करता है। जेडीके प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम ऑन टू योर मशीन। ठीक है, आगे। जेडीके इज अ किट दैट इंक्लूड टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट टूल, सेकंड वन इज जेआरई। ये है तुम्हारे डेवलपमेंट टूल्स, ये है जेआरई। दो ही चीजें हैं इसके अंदर। सर जेआरई क्या है? जेआरई का फुल फॉर्म क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब आप याद रखना, दो टाइम होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। कंपाइल टाइम पे प्रोग्राम कंपाइल किया जाता है, रन टाइम पे प्रोग्राम रन या एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक। तो जेआरई जो है उसका नाम ही है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होगा? रन टाइम वाली ना। नाम ही उसका जावा रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो ये वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जहां पे आप अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो। रन टाइम पे क्या चाहिए? उनका रन करने के लिए इंटरप्रेटर चाहिए, जेवीएम। वो कहाँ होगा? सर जेआरई के अंदर ही है। रन टाइम पे हमें वो सारी क्लास लाइब्रेरी चाहिए जो मैं अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ, वो सब कहाँ होंगी? जेआरई के अंदर। तो ये रन टाइम वाला इन्वायरमेंट। ठीक, आगे बढ़ो। क्या लिखा है? जेआरई इज एन इंस्टॉलेशन पैकेज दैट प्रोवाइड्स एन इन्वायरमेंट टू ओनली रन, नॉट डेवलप द जावा प्रोग्राम ऑन टू योर। ओनली रन, रन करेगा, रन टाइम वाला बंदा है ना। डेवलपमेंट का काम इसका नहीं है। डेवलप मतलब क्या होता है सर? कंपाइल करना। कंपाइल करने का काम किसका है? जावा कंपाइलर का है। कंपाइलर जेआरई का पार्ट नहीं है। ठीक है, बढ़िया। और आगे बढ़ो। The JRE is only used by those who only want to run Java program that are end user of your लाइन का मीनिंग समझ में आया? पढ़ो एक बार खुद से। JRE is जो सिर्फ रन करना चाहते हैं ना आपके प्रोग्राम को, उसी के लिए जेआरई यूज होता है बेसिकली, है ना। अभी मैं आऊंगा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात पे, तब तुम्हें ये बातें क्लियर होंगी कि ये सिर्फ रन भी हो सकता है। देखो, आपने सुना होगा, पढ़ा हो अगर कभी जावा तो सुना जरूर होगा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, हाँ। क्या मतलब होता है इसका? मतलब एक बार प्रोग्राम राइट करने के बाद किसी भी डिवाइस पे चल सकता हाँ, ऐसा कुछ। देखो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जो हम कह रहे हैं यहाँ पे, प्लेटफॉर्म का मीनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से होता है। किससे? है। ओएस। अगर आपने विंडोज पे बनाया कोई भी जावा एप्लीकेशन और आप चाहते हो उस एप्लीकेशन को ले जाके मैं मैक पे चलाऊं, लिनक्स पे चलाऊं, उबंटू पे चलाऊं, या किसी दूसरे सेम सेम ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलाऊं, दूसरे सिस्टम पे चलाऊं, तो चला सकते हो। किसी भी सिस्टम पे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि जावा ने जब अब जब ये लैंग्वेज बनी थी तो इन्होंने जेवीएम बनाया था, जावा वर्चुअल मशीन। वही था रनर जो एग्जीक्यूट करता है आपके जावा एप्लीकेशन। ठीक। तो जेवीएम हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया था, सबके लिए जेवीएम सेम था। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो सकता है जेवीएम, सॉरी जेवीएम। हाँ, इसलिए आपका जो जावा प्रोग्राम है ना, वो हर एक मशीन पे रन होता है, इसलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तुमने इधर बनाया, कहीं और ले जाके चला दिया। लेकिन जो हम जावा का कोड लिखते हैं ना, उसे हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड। सोर्स कोड कभी भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड नहीं होता। सोर्स कोड वो है जो हमने लिखा।
हम सोर्स कोड लिखकर जावा कंपाइलर को हैंड ओवर करते हैं, जावा कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। अगर उसमें कोई एरर्स नहीं है तो एक नई फाइल जनरेट होती है, दैट इज बाइट कोड। क्या होता है वो? बाइट कोड होता है। हम जो फाइल बनाते हैं उसका एक एक्सटेंशन होता है जिससे हम उसे सेव करते हैं, डॉट जावा। सी में डॉट सी, सी प्लस प्लस में डॉट सीपीपी, पाइथन में डॉट पीवाई, एचटीएमएल में डॉट एचटीएमएल, ये सब क्या है? एक्सटेंशन ही तो हैं जो बता रहे होते हैं कि ये कौन सा प्रोग्राम है, इस फाइल का टाइप क्या है। तो वैसे ही आप जावा का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो डॉट जावा से ही सेव करेंगे। क्लियर है ये बात? और डॉट जावा से अगर एक बार प्रोग्राम सेव कर दिया तो उसे हम कहने लगे ये है हमारा सोर्स कोड। अब उस सोर्स कोड को हम दे देते हैं जावा कंपाइलर को। जावा कंपाइलर एक नई फाइल जनरेट करके देता है अगर उसमें एरर्स नहीं है तो। और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है ना, वो होता है डॉट क्लास। हमने लिखा सोर्स कोड, कंपाइलर हमें क्या देगा? बाइट कोड। सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास। होगा सेम फोल्डर के अंदर ही। वो कौन जनरेट करता है? बाइट कोड बनाने का काम किसका है, हमारा या कंपाइलर का? सर कंपाइलर का। और यही वो कोड है जिसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड कहते हैं। कौन सा? बाइट कोड। अगर बाइट कोड जनरेट हो गया हमारी मशीन पे, इट मींस उसमें कोई एरर्स नहीं है। एरर्स नहीं है तो फिर तो वो किसी भी सिस्टम पे रन हो जाएगा ना डायरेक्ट। हाँ सर, मैं अगर आपको बाइट कोड शेयर कर दूं, आप अपनी मशीन पे चलाओगे आपके पे भी चलेगा, आप मैक पे चलाओगे मैक पे भी चलेगा, कहीं भी चलाओगे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो चल चुका ना मेरी मशीन पे। उसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड। तो जो हम लिखते हैं वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, हम लिखते हैं वो सोर्स कोड होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो बाइट कोड होता है। बाइट कोड कौन जनरेट करता है? जावा कंपाइलर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जावा कंपाइलर। बहुत बढ़िया। अब आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जेवीएम। फुल फॉर्म क्या है इसका? जावा वर्चुअल मशीन। well JVM is a very important part of both JDK and JRE because it is contained or inbuilt in। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऐसा क्या है? क्योंकि ये दोनों के अंदर अवेलेबल होता है, जेआरई के अंदर, जेवीएम में। जेआरई खुद जेडीके के अंदर है। सर इंपॉर्टेंट क्यों है ये? तो एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कौन था? जो प्रोग्राम को चला सकता है, जावा प्रोग्राम कौन एग्जीक्यूट कराता है? वो जेवीएम ही है। क्योंकि जेवीएम ही है इंटरप्रेटर, और इंटरप्रेटर का ही काम होता है जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। now whatever java program you run using jre or jdk goes into जेवीएम। कोई भी जावा का प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो ना, जेआरई के थ्रू जाओ या जेडीके के थ्रू जाओ, कैसे भी जाओ, जाओगे किसके पास? जेवीएम के पास। एंड जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द जावा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। आ गया ना वही? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जेवीएम की? जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने की। क्लियर है? आगे बोला है हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज एन इंटरप्रेटर। तो जो इंटरप्रेटर वर्ड सुनते थे ना, वो कौन है? इंटरप्रेटर कौन है? सर जेवीएम ही है इंटरप्रेटर। क्लियर है ये बात सबको? अगर ये तुमको समझ में आ रहा है कि जेडीके क्या है, सर एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर जेआरई प्लस डेवलपमेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं। जेआरई क्या है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जहां हमें जेवीएम और क्लास लाइब्रेरीज मिलती हैं, है ना। जेवीएम क्या है? सर जेवीएम इंटरप्रेटर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जावा प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करने की। एग्जीक्यूट मतलब रन करने की। तो जावा कंपाइलर में और इंटरप्रेटर में, मतलब जेवीएम में, क्या डिफरेंस है? देखिए जावा कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को रीड करना, उसमें अगर कोई एरर्स नहीं है तो एक नई फाइल जनरेट कर देना, दैट इज बाइट कोड। कौन सी फाइल? बाइट कोड फाइल। फिर बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट क्लास फाइल। क्या कभी हम बना सकते हैं बाइट कोड? कभी नहीं। हम बना सकते हैं तो वो क्या होगा? सोर्स कोड। सोर्स कोड का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझने की तरफ।
तो जब जेडीके इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम्स में, तो आप नोटपैड पे जावा का एक प्रोग्राम लिख सकते हो, है ना। आह, मैंने इनको चलवाया था ना शायद तुम चारों को, एक प्रोग्राम बनवाया था। देख रहे हो, जावा सोर्स फाइल लिखा है इस पे, है ना। इसको ओपन करते हैं। ये मैंने जावा का एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, सही है। जावा का जब डेफिनेशन पढ़ने जाते हैं तो हमको बताया जाता है जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लास बेस्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि बिना क्लास के जावा में कोई कोड लिखा ही नहीं जा सकता। ऐसा क्यों सर? उसका प्रॉपर रीजन है। क्या रीजन है? क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, और ऑब्जेक्ट सिर्फ क्लास के ही बन सकते हैं। ऑब्जेक्ट किसके बनते हैं? क्लास के बनते हैं। डन है। तो सबसे पहले अगर तुमको एक सिंपल मैसेज भी, हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट करना है ना, तो तुमको क्या चाहिए? एक क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास के अंदर मेन मेथड बनाना पड़ेगा। सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा, तीनों में मेन मेथड होता है। होता है। हाँ सर। प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वहीं से स्टार्ट हो रहा था। मेन से चलता है, स्टार्ट होता है, मेन पे ही खत्म हो जाता है। सबसे पहली कॉल कहाँ से लगना स्टार्ट होती है? मेन मेथड से। यहां पर भी वही लिखना पड़ा। तो हमने क्या करा, एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा हेलो। ठीक। एक ओपनिंग करली ब्रेसेस है, और ये उस क्लास को क्लोज करता है। उसके अंदर मैंने ये कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है सर? उनका ये एक मेथड है। कौन सा? मेन मेथड। फंक्शन या मेथड एक ही बात होती है, बस इतना याद रखना। सर कुछ डिफरेंस नहीं होता बिल्कुल भी। थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैं तुम्हें ऊप्स में क्लियर करूंगा। अभी के लिए तुम्हारे लिए फंक्शन और मेथड एक ही बात है। ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं फंक्शन बोलूं या मेथड बोलूं, तुम एक ही समझोगे। ठीक है। बहुत बढ़िया। सो मेन मेथड जो होता था सी में, उसे वॉइड या वॉइड मीन या इंट मीन लिखा करते थे। लेकिन इसके आगे दो कीवर्ड ऐड करने हैं आपको, क्योंकि ये जावा है। जावा में जो मेन मेथड बनता है वो किसी क्लास के अंदर बन रहा होता है। सी या सी प्लस प्लस में जो मेन मेथड बनता है वो किसी क्लास के अंदर नहीं आता कभी। वो ग्लोबली डिक्लेयर किया जाता है, वो डॉट सी फाइल के अंदर बनाया जाता है ना। और यहां फंक्शन किसी क्लास के स्कोप के अंदर है, इस स्कोप के अंदर डिफाइन किया गया ना, इसके बीच में। तो फंक्शन अगर आ गया हमारी क्लास के अंदर, तो उसके ऊपर एक्सेस स्पेसिफायर अप्लाई किए जाते हैं। ये दोनों वही है। एक एक्सेस स्पेसिफायर है, एक मॉडिफायर है। तो पब्लिक स्टैटिक तो हमेशा लिखना ही पड़ेगा। दो कीवर्ड है, दोनों का अपना अपना यूज है, जो तुम्हें मैं आगे चल के समझाऊं। तो ये लाइन कांस्टेंट रहेगी सर? हमेशा फिक्स रहेगी? हाँ, फिक्स रहेगी। इसमें बदला कुछ जा सकता है, तो इस वेरिएबल का नाम args लिखा है ना, आपका मन करे वो लिख दो, अपना नाम लिख दो, किसी और का नाम लिख दो, लिख सकते हो। डन है। अंदर आगे हम प्रिंटिंग का कुछ काम करवा रहे हैं। हमें चाहिए था एक मैसेज प्रिंट करना था, ये जो सिलेक्टेड है बस वो प्रिंट करना था हमको। हमने कहा कुछ भी प्रिंट करना है ना तुम्हें, प्रिंट करोगे तो एक मैसेज होगा। अब मैसेज को जावा में हम स्ट्रिंग कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में ही रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? डबल कोट्स में। इसलिए जो सिलेक्टेड जो मैसेज है वो कहाँ रखा गया है? डबल कोट्स में रखा गया। एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक। तो जो भी प्रिंट करना है आप डबल कोट्स में लिख दो। जो भी लिख दोगे एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसे प्रिंट करना है या किसी भी मैसेज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन काम करता है। उसका नाम है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ये कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा था ये, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। आपको जो मैसेज प्रिंट करना है वो मैसेज लेकर आओ, इसके अंदर लिख दो, इन ब्रैकेट्स के अंदर डालना है मैसेज। ठीक है। तो हमने कहा सर मैसेज डबल कोट्स में डालना होता है। हाँ, डबल कोट्स लगाने हैं, और इसके अंदर लिख देना है जो मन करे। हेलो जावा गीक्स, जो मन करे वो लिख सकते हैं। हाँ। कहाँ लिखा हमने? ये डबल कोट्स के अंदर लिखा। और डबल कोट्स ये सब, ये सारा कंटेंट कहाँ है? इन दोनों करली ब्रेसेस के, सॉरी इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है।
ये ब्रैकेट किसके हैं? प्रिंटलन फंक्शन के हैं। डन है। तो ऐसे मैंने टोटल 4 मैसेज लिखे हुए हैं। कितने मैसेज हैं? 4 बार प्रिंटलन कॉल कर दिया, 4 मैसेज प्रिंट करने थे, 10 मैसेज प्रिंट करने होंगे तो 10 बार लिख दूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक। अभी बस इतना ही समझो इसको, फिर मैं इस प्रोग्राम को और एक्सप्लेन करूंगा बाद। अभी हमको मेन एग्जीक्यूशन प्रोसेस समझ। डन है। तो मैं इसको सेव कर दिया। अब ध्यान रखना, जावा का स्टैंडर्ड है, जावा कहता है कि कोई भी क्लास बनती है ना, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है। तो जावा में जितनी भी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, उन वो सब क्या होंगी? क्लासेस ही होंगी, और हर एक क्लास का पहला लेटर कैपिटल ही होगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 क्लास यूज हो रही हैं जो प्री डिफाइंड है। एक है स्ट्रिंग क्लास, जिसका एस हमेशा कैपिटल ही रखना है तुमको, स्मॉल कर दोगे एरर आ जाएगा। ध्यान देना इस बात पे। सिस्टम एक और क्लास यूज हो रही है जिसका एस कैपिटल है। तो 2 ही क्लास यूज हो रही हैं आपके प्रोग्राम में, एक है स्ट्रिंग एक है सिस्टम, दोनों का एस कैपिटल होना चाहिए। जावा केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव, केस को सेंस कर सकता है, केस को सेंस कर सकता है, इसे कैपिटल स्मॉल में डिफरेंस पता होता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। हमने जो क्लास बनाई उसका नाम रखा है हेलो। क्या नाम रखा है? तुम किसी भी नाम की बना सकते हो, बस उसका पहला लेटर कैपिटल कर लेना। सर स्मॉल किया तो एरर आ जाएगा क्या? नहीं, एरर नहीं आता, बट वो स्टैंडर्ड ब्रेक हो रहा है। स्टैंडर्ड ब्रेक हो रहा है कि आप वो रूल फॉलो नहीं कर रहे। कोई भी अगर एक ही प्रोजेक्ट पे दूसरा डेवलपर काम करेगा तो वो आप उसको बता दो कि हेलो नाम की क्लास है, तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो वो स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाएगा। वो एच कैपिटल करके ऑब्जेक्ट बना रहा होगा और वो कह रहा होगा क्लास नॉट फाउंड। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कैपिटल एच से वो सर्च कर रहा है, ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तुमने क्लास बनाई है स्मॉल एच से। वो बोलेगा भाई तुम तो कह रहे थे क्लास है, ये तो क्लास मिल ही नहीं रही। समझ रहे हो? तो बोले अरे भाई बनाई है। वो कॉल पे एक दूसरे से बहस किए जा रहे हैं कि यार तुम कैसी क्लास बना के वो मिल ही नहीं रही, हो रहा है हेलो नाम से बनाई है, स्पेलिंग बताओ, ठीक है, HELLO लिख रहा हूँ वही। तब वो एकदम से उसके दिमाग में आता है, बोला एच स्मॉल है या कैपिटल है? तो वो कहता है मैं स्मॉल में करके गया था। फिर वो उसको सुनाता है कि जावा नहीं पढ़ा था क्या? स्टैंडर्ड नहीं पता तुमको? क्या स्टैंडर्ड है जावा की क्लासेस का? पहला लेटर कैपिटल करना चाहिए था ना। तो यहाँ से आपको डे 1 से ही ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कभी भूलेंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया। तो एच मैंने इसलिए कैपिटल किया है, तुम स्मॉल करना चाहते हो पहला प्रोग्राम बनाने हो तो कर सकते हो, बट क्यों ही करना है? अगर हम इतना याद रख सकते हैं तो कर ही लो पहले से ही, एच कैपिटल रख लेते हैं। दूसरा वर्ड अगर इसमें ऐड होगा, मैं हेलो वर्ल्ड नाम की क्लास बनाऊंगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा। ये डब्ल्यू कैपिटल कर दिया ना। 3 वर्ड होंगे तो तीसरे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल ही रखना होता है, ये स्टैंडर्ड है। डन है। तो इतना तो कर ही लोगे। बहुत बढ़िया। तो हेलो नाम से प्रोग्राम बनाया मैंने, एक क्लास बनाई, इसको फिर सेव किया। सेव किया तो देखो हेलो डॉट जावा से ही सेव किया है। तो जैसे ही कंट्रोल S करोगे सेव का ऑप्शन आएगा, किसी भी फोल्डर में ले जाके इसे सेव कर दो। किस नाम से सेव करना है? उसी नाम से जिस नाम की क्लास है। हेलो नाम की क्लास है, तो हेलो डॉट जावा से मैं इसे सेव कर दूंगा। हेलो डॉट जावा से जैसे ही आप सेव करोगे, देखो मैंने एक फोल्डर के अंदर हेलो फाइल आ गई। अब इस फाइल को मुझे कंपाइल और एग्जीक्यूट करना है। तो कंपाइल और एग्जीक्यूट का प्रोसेस क्या है? मैंने कहा यहां आ जाइए। डॉट जावा फाइल हमने बना ली ना, एक डॉट जावा फाइल। ये जावा सोर्स प्रोग्राम या जावा सोर्स कोड है जो हमने लिखा। अब इसको कंपाइल करना है थ्रू जावा कंपाइलर, और जावा कंपाइलर का नाम है जावा सी फॉर कंपाइलर। डन है। तो जावा सी से अगर हम कह दें कि हमारी हेलो डॉट जावा को कंपाइल कर दो, तो अगर एरर नहीं होंगे तो वो उसको कंपाइल करके एक क्लास फाइल जनरेट कर देगा। क्लास फाइल क्या होता है? बाइट कोड होता है सर। और उस बाइट कोड को फिर हम जेवीएम को हैंड ओवर करेंगे। जेवीएम कौन है? इंटरप्रेटर। और वो क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देगा उस कोड को। कर देगा, हाँ। और नीचे से जो भी लाइब्रेरी कोड, देखो नीचे एक एरो आ रहा है लाइब्रेरी कोड का, तो रन टाइम पे जो भी लाइब्रेरी कोड चाहिए उसे वो यहीं से पिक कर लेगा, क्योंकि ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? जेआरई का पार्ट होते हैं ना।
ठीक है, चला के देखें। तो नहीं, यहाँ पे आप जाना, ये तुम्हारा पाथ है, यहाँ पे जाके इसे हटा देना, यहाँ लिख देना CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। इसी लोकेशन के लिए ओपन हो गया, सी ड्राइव में यूजर्स, डेल, डेल के ऊपर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के अंदर जावा करके एक फोल्डर है, वहां आ चुके हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे भाई जावा सी, यही है ना कंपाइलर का नाम। एक काम करो, hello.java मेरी एक फाइल है, उसको कंपाइल कर दो। मैं एंटर करूंगा, प्रोग्राम कंपाइल होगा, कंपाइल होते ही एक नई फाइल जनरेट हो गई। इस प्रोग्राम में, इस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल थी, जावा सोर्स फाइल। ये क्लास फाइल कहाँ से आई? सर जावा कंपाइलर ने जनरेट की होगी। डिलीट कर दो, फिर से चलाओ प्रोग्राम को। अगर उसने जनरेट की है तो फिर से भी तो कर पाएगा ना। तो मैं फिर से सेम कमांड चलाऊंगा, फिर से कंपाइल किया, फिर जनरेट कर दी। तो क्लास फाइल जनरेट करने का किसका काम है, समझ पा रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जावा कंपाइलर। अब हम क्या करेंगे, इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम को हैंड ओवर करनी पड़ेगी फाइल। इन्होंने बोला हुआ है अगर क्लास फाइल आए तो किसे देना है? जेवीएम को। जेवीएम को देने के लिए जो कमांड यूज करते हैं वो है हमारी जावा कमांड। कौन सी? जावा। और वाइट कोड का सिर्फ नाम बताना होता है, हेलो। जैसे ही एंटर करोगे, ये वही प्रोग्राम है, ये वही मैसेजेस हैं जो आपने अपनी उस डॉट जावा फाइल में लिखे थे, उसी सीक्वेंस में प्रिंट किए जिसमें तुमने लिखे थे। हाँ सर, प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट हो चुका है। हो गया? क्या तुम नहीं बना सकते ये प्रोग्राम? सिर्फ क्या करना है, एज इट इज एक सिंटेक्स टाइप करना है, ये मैं तुम्हें भेजूंगा इसे तुम्हारी व्हाट्सएप पे। बट तुम्हें क्या करना है, टाइप करना है ये। स्क्रीनशॉट दूंगा, कॉपी नहीं कर पाओगे। ये है ना, इसको टाइप करना है तुम्हें। कोई भी एरर आ रहा है तो मैच कर लेना, बस एरर कहाँ पे आएगा, एस स्मॉल कर दोगे तब आएगा, या तुम सेमीकोलन लगाना भूल जाओगे तब आएगा। ये सेमीकोलन होता क्या है, यानी कि फुल स्टॉप होता है जावा का। क्या होता है? फुल स्टॉप। हमारे हर एक लैंग्वेज में एक फुल स्टॉप जरूर होता है। हिंदी में विराम था, इंग्लिश में डॉट फुल स्टॉप होता है, जावा में सेमीकोलन होता है फुल स्टॉप। क्या होता है? वही बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ टर्मिनेट हो रही है, ये कंप्लीट हो रही है। तो स्टेटमेंट को टर्मिनेट या कंप्लीट कर रहे हो तो सेमीकोलन जरूर लगाना होगा। तो ये करोगे तो ही सिंटैक्स एरर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है? तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस यही है कि जाके जेडीके इंस्टॉल करो, जिसका इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी वो जाके एक प्रोग्राम नोटपैड पे टाइप करे, वही सेम प्रोग्राम टाइप कर लो, देख कर भी कर लो अगर आप फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहे हो तो। बट टाइप खुद ही करना है, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तभी तुम्हें वो सिंटेक्स क्लियर होंगे, और फिर उसे कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। है ना? इतना करके आ जाओ। बाकी ये मैं रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगा, कल वाली रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा जो